और 5 का पंच की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ वारंट, गिरफ्तारी वारंट पर फैसला महफूज रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। जज जेबा चौधरी मामले में मिली बड़ी राहत। इमरान खान के खिलाफ कोर्ट ने वारंट सस्पेंड किया है। मीनार पाकिस्तान पर रैली न करने का भी आदेश दिया है। जमान पार्क में ऑपरेशन पर रोक का हुक्म बरकरार है। तो अहम खबर, तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ वारंट के ताल्लुक से गिरफ्तारी वारंट पर फैसला महफूज रखा गया है। जज जेबा चौधरी मामले में बड़ी राहत मिल गई है। खान के खिलाफ कोर्ट ने वारंट सस्पेंड किया है। सबसे अहम कि मीनार पाकिस्तान पर रैली न करने का आदेश भी दिया है। साथ ही जमान पार्क में ऑपरेशन पर रोक का हुक्म भी बरकरार है। तो जिस तरह से अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, मीनार पाकिस्तान पर रैली न करने का जो इमरान खान ने एक आह्वान किया था, तो उसी सिलसिले में ये अहम हुक्म जारी किया गया है। मीनार पाकिस्तान पर रैली नहीं की जाएगी। साथ ही जमान पार्क में ऑपरेशन पर रोक का हुक्म भी बरकरार है। तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ वारंट, गिरफ्तारी वारंट पर फैसला महफूज है। साथ ही जज जेबा चौधरी मामले में भी राहत मिली है। खान के खिलाफ कोर्ट ने वारंट को सस्पेंड किया है। सबसे अहम कि मीनार पाकिस्तान पर रैली न करने का हुक्म दिया है। जमान पार्क में ऑपरेशन पर हुक्म बरकरार है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज जेबा चौधरी को धमकी देने के मामले में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया है और एडिशनल सेशन जज ने 20 मार्च तक इमरान खान को मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अहम कि एडिशनल सेशन जज ने 20 मार्च तक इमरान खान को मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। तो बेहद अहम ये खबर, एक केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो गया है। तोशाखाना केस में फैसला महफूज है और इसी मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। तो तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर फैसला सुरक्षित है। जज जेबा चौधरी मामले में राहत मिली है। खान के खिलाफ कोर्ट ने वारंट को सस्पेंड कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज जेबा चौधरी को धमकी देने के मामले में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया है। साथ ही एडिशनल सेशन जज ने 20 मार्च तक इमरान खान को मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। मीनार पाकिस्तान पर रैली न करने का आदेश भी जारी किया है। साथ ही जमान पार्क में ऑपरेशन पर रोक का हुक्म बरकरार है। हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी साहब। कामरान साकी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे नेटवर्क 18 में और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो अभी फैसला आया है, किस केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल किया गया है, क्या कुछ आपके पास इसके ताल्लुक से डिटेल्स? जी, ये वही केस है जिसमें खातून जज को जो है वो इमरान खान साहब ने धमकाया था या धमकाने का उनके ऊपर इल्जाम है। ये उसके अंदर जो है वो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और अभी जो फैसला कुछ देर पहले आया, जिससे आपने भी नाज़रीन को आगाह किया, वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब उन्हें जो है वो पेश होने का भी हुक्म दे दिया गया है, लेकिन ताहम अभी तोशाखाना केस के अंदर जो है वो फैसला महफूज है
और अभी सबकी नजरें उसी कोर्ट की जानिब हैं कि वो कब सुनाया जाता है और उसके अंदर क्या वारंट, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे वो कैंसिल किए जाते हैं या नहीं, या दोबारा से कल जो है वो ऑपरेशन का इमरान खान को सामना करना पड़ेगा, या गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। जी हिना। जी कमरान साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है हालिया दिनों में खास तौर पर किस जानिब जाती दिखाई दे रही है, किस तरह के हालात जो है वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो भी उस सूरत में जब लगातार हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो लगातार आवाम से खिताब कर रहे हैं, लगातार वो रैली की या फिर मार्च करने की बात भी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सियासी क्या कुछ वहां पर सरगर्मियां हैं? देखिए, ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल के लिए आपको पता है कि तैयारियां और चीजें की जाती हैं और उसके लिए तमाम सियासी जमातें अपनी भरपूर कोशिश करती हैं कि वो लोगों का एतमाद हासिल करें, कोई अपना बयानिया बना लें, लोगों को इलेक्शन के लिए डे पे निकलने के लिए मजबूर करें अपने हक में। तो ये उसी तरह सी सिचुएशन है और सियासत पाकिस्तान की एक अजीब सी है। ये कतर बतर सालों में इसके दाएं या बाएं होने का जो है वो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और भी ताकतें हैं जो स्टेट को जिनकी मर्जी से चीजें जो हैं वो हो रही होती हैं। ताहम बहरहाल तमाम लोगों की जो नजरें हैं पाकिस्तानियों की वो अभी इस वक्त जमान पार्क और मुल्क में अमन अमान कायम किस कदर रख सकती है, जाती अहकामात पे हुकूमत कितना जो है वो अमल करवाती है, ये पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस करते हैं, उसकी तरफ है। और दूसरी जानिब जो पीटीआई के कारकुनान हैं, ये लोग हैं जी। वो मजीद हैं कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होना देंगे और उनकी नजरें जो हैं वो अदालत की तरफ हैं कि शायद उधर से उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए। जी बिल्कुल। कामरान साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या वहाँ पर कुछ इंतखाबात की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है? और अगर इंतखाबात वहाँ पर होने हैं तो क्या आपको लगता है अभी जो सियासी पस मंजर है, सियासी मंजरनामा है, ऐसे में इंतखाबात वहाँ पर मुमकिन हो पाएंगे कुछ सूबों में? देखिए, ये हालात कोई नए नहीं हैं। हमने 70-75 सालों में ऐसे हालात मुख्तलिफ दफा देखे हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ को जब 2 दफा इक़्तिदार से हटाया गया, उसके साथ परवेज मुशर्रफ के जो दौर में हालात थे, बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, इससे बहुत सारी हमने मौके के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला आपकी नजर में है। जी। तो ये हमने पहले भी हालात देखे हैं। 2 सूबों में केपीके और पंजाब में है इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन ताहम जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं और जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो दोनों अभी जो है वो पूरी तरह तैयार नजर नहीं आते। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं, उसने सिक्योरिटी जो है वो फौज पाकिस्तान से मांगी है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अभी इतनी नफरी नहीं है, स्पेयर या वसाइल नहीं है कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करें। तो अभी वक्त पे कम अज कम मुझे जो है वो इलेक्शन इन दोनों सूबों में होते नजर नहीं आते। जी कामरान साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम इमरान खान के बयानात देख रहे हैं और कल भी जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था उसमें साफ तौर पर वो कह रहे थे कि उनको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से सियासी जो इंतकाम है उसका निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है। इस तरह के बयानात लगातार वहां पर सामने आ रहे हैं। क्या इनके सियासी मायने जो हैं वो निकाले जाएं? किस तरह से आप इसका तज्जिया करेंगे सर? देखिए, ये भी प्रैक्टिस कोई नई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बदकिस्मती से ये मनफी प्रैक्टिस है। माजी के अंदर इमरान खान की हुकूमत जब थी तो क्या राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों के ऊपर जो नून लीग के थे या पीपल पार्टी के थे उनके ऊपर मुकदमात दर्ज नहीं किए गए? क्या नैब को इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया? एंटी करप्शन को इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या उनके घरों पे छापे नहीं मारे गए? क्या उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्या मरियम नवाज, हमजा, शहबाज और बहुत सारे लोगों को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया? और कई दिन या कई माह उनके कैदियों, उनके जो सियासी कारकुनान और लीडरशिप है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो फिर अगर आप जैसा करेंगे तो वैसा भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कोई हवा में है, कुछ चीजें क्रिएट की गई हैं। ऑन दी रिकॉर्ड है कि उन्होंने तोशाखाना से क्या लिया क्या दिया वो उसको तस्लीम कर चुके हैं। ऑन दी रिकॉर्ड है कि उन्होंने खातून जज के खिलाफ तकरीर में कहा। तो फिर आप उसे कैसे वो कह सकेंगे, सियासी उनके मुखालफीन, या वो खुद कैसे कह सकेंगे कि ये सियासी इंतकाम है या नहीं है? तो माजी में अगर आपने कुछ अदालतों के अहकामात को माना होता, आपने इदारों को न्यूट्रल रहने दिया होता, आपने इदारों को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल ना किया होता, तो आज आपको भी ये भुगतना पड़ता, या कम अज कम लोग फिर बुरा भला जरूर मौजूदा हुकूमत को कहते हैं कि जी इस शख्स ने तो ताकत और तख्त होने के बावजूद जो है किसी को कानून से बालातर होकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, या कानून का और इदारों का उनके खिलाफ सियासी मुखालफिन का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन जब आपने किया है तो फिर लोगों की अक्सरियत की राय यही होगी कि फिर आपके खिलाफ भी ये हक बनता है। जी बिल्कुल। कामरान साक़ी साहब, ये तो रहे तमाम तर सियासी हालात या क्या कुछ आगे मुतवक्के हो सकता है। यहाँ पर बहैसियत एक सहाफ़ी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो वो अवाम का हो रहा है। आज भी हमने देखा कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये वो वक्त है जब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचा जाए, ना कि हम जिस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर है तो वहां की अवाम का है, इसमें कोई शक नहीं है। इन सियासी लीडरान को, चाहे इमरान खान हो या दूसरे शहबाज शरीफ हो या कोई भी जरदारी हो, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें अवाम की तरफ जाना होगा। अवाम के पास उन्होंने वोट लेने हैं और चीजें करनी हैं, तो वो ऐसी अपनी मुखालफत के लिए या अपने इक़्तिदार के लिए इन लोगों का नुकसान ना करें। अब सिर्फ एक आज अदालत का भी जो रिमार्क्स थे मोज़ेस जज के, उनका कहना था कि ये तारीख का शायद सबसे महंगा वारंट गिरफ्तारी है कि इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए इतने वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहां पे जो होने वाला नुकसान है वो भी तारीखी है। वहां पे वाटर कैनन को नुकसान पहुंचाया गया, जला दिया गया, बल्कि वहां पे पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, आम लोगों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जला दिया गया। बहुत सारे लोग जख्मी हुए, पुलिस वाले जख्मी हुए, IGD, IGs और मुख्तलिफ हैवी जो मूवमेंट्स हैं वहां पे उन रूट्स के ऊपर ही उन जमान पार के गिर्द हो रही हैं। तो ये इतने पैसे या वसाइल जो ये लगा रहे हैं, ये तो लोगों को, मेरा ख्याल है कि कोई 200-400 लोगों को इतने पैसे दे देते हैं या 1000 लोगों को भी इतने पैसे दे देते तो उनकी शायद जिंदगी बदल देते। बिल्कुल बिल्कुल कामरान साक़ी साहब, और इस बेहद अहम मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। लगातार आपसे हम तमाम तर तज्जिया और तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ हम नेटवर्क 18 की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त जो है वो दिया। तो हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट सहाफ़ी कामरान साक़ी साहब, जिनसे हम इस मामले पर तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, और 5 का पंच में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की विपक्षी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से खास मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद बताया कि उन्होंने यूनियन टेरिटरी में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वो जल्दी ही चुनाव कराएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, स्टेटहुड पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव दोनों साथ साथ हैं, लेकिन हम फौरन चुनाव चाहते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के नेताओं की अहम बैठक हुई। इन सभी मुद्दों पर मजीद जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद का। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की विपक्षी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से मुलाकात की है, उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद बताया कि उन्होंने यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है और इस पर ईसी ने कहा है कि वो जल्दी चुनाव करवाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि स्टेटहुड पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव दोनों साथ साथ हैं, फौरी तौर पर लेकिन हम चुनाव चाहते हैं। आपको बताएं कि लगातार आज जो ये अहम मीटिंग हुई थी, 1 बजे दोपहर में दिल्ली में ये मीटिंग होना थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े तमाम अहम नेताओं ने दिल्ली में जो तमाम विपक्षी पार्टियों के लीडर हैं उनसे मुलाकात की थी। और अब ये तमाम लोग दिल्ली से मई के महीने में यूटी जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे, वहां जाकर वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे और कई अहम इस मीटिंग में कई अहम मुद्दे ज़ेर बहस आए। में जम्मू कश्मीर की तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े तमाम अहम लीडरों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से मुलाकात की और यूटी में जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात कही है।
कई अहम लीडर जो है इसमें शामिल रहे, इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे और लगातार हम देख रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खास तौर पर यही कह रहे हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं और इसी को लेकर आज ये अहम बैठक भी की गई थी। और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर से जो मुलाकात की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से, उसके बाद भी उन्होंने इलेक्शन की ही बात कही है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से भी मुलाकात हो गई है और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के लिए बात की गई है, आपके पास क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, जिस तरह की बात फारूक अब्दुल्ला खासतौर से जो इस पूरे डेलीगेशन की रहनुमाई कर रहे थे, उसकी लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर आकर कहा कि हमारा फर्स्ट एजेंडा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। जब वहाँ G20 की मीटिंग प्रपोज है और इसी के साथ साथ जब तमाम चीजें नॉर्मलसी की बात होती है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। तो फर्स्ट जो उन्होंने कहा कि हमारा फर्स्ट एजेंडा जो है वो ये है कि वहां पर चुनाव हो, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्टेटहुड भी इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन फर्स्ट हमें चाहिए कि हमें वहां पर चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जो है बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो उनकी बातचीत हुई है उसमें साफ तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं और जल्द ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। हालांकि हमने उनसे पूछा था कि आखिर जल्द का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि जल्द का मतलब इलेक्शन कमीशन को बहुत जल्द इसको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। 2014 से अब तक इलेक्शन नहीं हुआ, तो पिछले 4 सालों से लगातार जो है वो अभी तक इलेक्शन के जो जिस तरीके से हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, असेंबली नहीं है। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या फिर जो हमारा दस्तूर बताता है कि 6 महीने के अंदर अगर कहीं पर असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, उसमें एक्सटेंशन भी लिया जाता है। लेकिन 6 महीने का रूल है, अब 6 महीने से 6 महीने तो कम है, लेकिन अब तो 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इलेक्शन हुए जमाना हो चुका है। तो फिलहाल जोर यह है तमाम अपोजिशन का, खासतौर से जो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन है उसमें तमाम लोग शामिल थे, शिवसेना भी शामिल थी। तो अब उनका कहना यही है कि चुनाव से आप नहीं भाग सकते। तो एक तरीके से सरकार के ऊपर पूरे तरीके से एक रणनीति के तहत एक दबाव बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के पाले में जो गेंद सरकार की तरफ से की जाती थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती थी, वो गेंद अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तरीके से कहा गया कि आप जल्द फैसला लें, क्योंकि सरकार का कहना यह है कि वहां पर नॉर्मलसी है, वहां पर तब कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अब चुनाव हो जाना चाहिए। तो चुनाव जो है वो मुख्य एजेंडा बनकर इस पूरे इलेक्शन में इस पूरे डेलीगेशन के साथ जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है उसमें निकल कर आया है। बिल्कुल। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे जो दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे भी आपकी लगातार बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना रहा? देखिए, विपक्षी दलों के नेताओं ने ये माना है और सरकार के ऊपर सीधे तौर पर अभी देखें तो पार्लियामेंट में जिस तरह का क्लैश नजर आ रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार नॉर्मलसी का दावा करती है तो फिर वहां पर चुनाव से नहीं भाग सकते, और इसी के साथ साथ स्टेटहुड जो है, जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, वो भी सरकार को देना चाहिए। तो सरकार ने कहा था जब वहां पर अमन होगा, वहां के हालात ठीक होंगे, तो हम वहां पर सीधे तौर पर पूर्ण दर्जा बहाल जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। तो अब सरकार ने क्योंकि वादा किया था, सरकार उसको निभाए और एक अगला कदम उठाते हुए जिस तरीके से अपोजिशन ने कहा है कि रमजान के बाद मई के महीने में अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो श्रीनगर जाएंगे, दौरा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी जम्मू कश्मीर को लेकर के जो सियासत है ना सिर्फ वो तेज होने वाली है, बल्कि सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की जो तैयारी है अपोजिशन की, वो एक रणनीति के तहत होती हुई दिखाई दे रही है ना। बिल्कुल खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद, जो कि इस पूरे मामले पर तफसीलात दे रहे थे।
और 5 का पंच में एक और अहम खबर हिमाचल से। हिमाचल विधानसभा में जल उपकर विधेयक पास हो गया है। इसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस किस तरह से लगेगा, इसकी रूपरेखा तैयार है। सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस लगाने से हिमाचल प्रदेश को 4000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। वाटर सेस का मकसद उन बड़ी कंपनियों से पैसा लेना है जो प्रदेश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा पड़ोसी राज्य पहले ही ये सेस लगा चुके हैं, हिमाचल पहले ही इसमें देरी कर चुका है। सीएम सुक्खू ने कहा वाटर सेस पर हिमाचल की जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। हिमाचली युवा जिनके 5 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट है उनको जरूर छूट मिलेगी। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रणबीर सिंह। रणबीर, वाटर सेस को लेकर लगातार कई बयानात सामने आए हैं, इस अहम खबर के ताल्लुक से आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी हाँ, देखिए आज जब इस विधेयक को चर्चा के लिए लाया गया तो चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से कुछ संशोधन इसमें दिए गए और ये भी जो विपक्षी सदस्य थे वो उन्होंने सिलसिलेवार इसमें कहा कि ये जो विधेयक लाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ने जल्दबाजी में इसको लाया है, क्योंकि देखिए जो विपक्ष की दलील थी कि जो पावर प्रोड्यूसर हैं वो अपफ्रंट मनी भी देते हैं और प्रीमियम भी राज्य सरकार को आता है, रॉयल्टी सरकार को मिलती है, फ्री पावर मिलती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वाटर सेस लगने के बाद जो निवेशक यहाँ पर आते हैं उन पर जो है बुरा प्रभाव इसमें पड़े और कहीं ये भी ना हो कि इसका जो सीधा असर है वो जनता पर पड़े और उद्योगों को जो बिजली दी जाती है वो भी कहीं महंगी ना हो। इस तरह की चिंताएं यहाँ पर जताई जा रही थी कि निवेश जो है वो यहाँ पर घट सकता है या जो उद्योगपति हैं, जो पावर प्रोड्यूसर है, उनमें कोई गलत संदेश यहाँ पर ना जाए। लेकिन यहाँ पर और एक और चिंता थी जो हिमाचली पावर प्रोड्यूसर है जिनके छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 25 मेगावाट के नीचे हैं, जो 5 मेगावाट से नीचे के हैं, क्या उन पर इसका जो है बोझ ना पड़े, क्योंकि जो हाइड्रो पावर एनर्जी है, जो हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर है वो कई बार ये कह चुके हैं कि हाइड्रो पावर आजकल जो है वो अभी फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। कई तरह की समस्याओं से हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने ये तर्क दिया है कि ये उत्तराखंड के तर्ज पर जो पड़ोसी राज्य है उसके तर्ज पर जो है इस ऑर्डिनेंस को तैयार किया गया था, फिर विधेयक के रूप में यहाँ पर इसे चर्चा के लिए लाया गया और इसे पारित किया गया। तो राज्य सरकार ने ये दलील दी है कि इसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल उन जल विद्युत परियोजनाओं, उन कंपनियों पर ही ये वाटर सेस लगेगा जो विद्युत उत्पादन कर रही हैं, यानी जिनके सारे प्रोजेक्ट कमीशन है और जहां पर बिजली उत्पादन हो रहा है, इनकी संख्या करीब 172 है। तो यहाँ पर ये भी दलील दी कि हिमाचल की आर्थिकी को मजबूत करना है तो जो नदियों का जल है, हिमाचल का जो पानी एक बड़ा संसाधन है, आय का एक बड़ा स्रोत है, तो इसीलिए ये विधेयक जो है लाया गया था और करीब करीब 4000 करोड़ की आय राज्य सरकार को इससे होगी। और कुछ और सवाल इसमें ये उठाए गए थे कि किस तरह से ये वाटर सेस लिया जाएगा और कैसे जो है ये वाटर सेस निर्धारित होगा। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने ये कहा है, डिप्टी सीएम ने जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक वाटर कमीशन बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा जिसका अध्यक्ष एक सचिव रैंक का अधिकारी होगा, 4 उसमें सदस्य जो है नॉमिनेट होंगे, वो तय करेंगे कि किन छोटी बड़ी जो परियोजनाएं हैं उन पर किस तरह से वाटर सेस लगाया जाना है और जो हिमाचली पावर प्रोड्यूसर हैं उन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ना ही आम जनता पर कोई बोझ पड़ेगा और बल्कि यहाँ पर जो उद्योगों को बिजली दी जाती है उस पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री ने इस पर इंटरव्यू करते हुए ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इसका एक ये भी विकल्प तलाशा जा रहा है कि सर्दियों में जो हम बिजली बाहरी राज्यों से खरीदते हैं या बैंकिंग आधार पर हम जिन 5 राज्यों से लेते हैं,
इसका विकल्प भी तलाशा जा रहा है कि सोलर पावर प्लांट्स की तरफ जो है, सोलर एनर्जी की तरफ भी राज्य सरकार जो है वो जाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और लगातार जो विधानसभा की कार्रवाई है उस पर नजर बनी हुई है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ तमाम तर जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे शिमला से हमारे साथी रणवीर सिंह। और आज 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।